हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो अभी हम सेकंड फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल। अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया जाए तो उस रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमारे पास वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस करना होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा और वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो कर्व कुछ ऐसा है हमारे पास। ये है हमारे पास कर्व फॉर बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वर्सेस टेम्परेचर या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो मान के चलिए ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी वही इफेक्टिवली कोलाइड हो पाएंगे और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब जब आप सेम रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये कर्व है हमारे पास T+10 डिग्री पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर यहां पर है। मतलब इसके आगे ये सारे मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एरिया ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे हमारे पास जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, और अब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बिकम ऑलमोस्ट डबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। यहां पर लिख दें इसको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एट T+10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री। और ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये वो मॉलिक्यूल हैं हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर T।
तो अब आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट एरिया डबल हो चुका है। तो अगर मुझे इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो क्या इसका आंसर होगा? वाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस? तो व्हेन टेम्परेचर is increased by 10 degree, fraction of reactant molecule which have energy greater than equal to activation energy become almost double or triple. That's why rate of reaction become almost double or triple. तो ये रीजन था कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वो डबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो अगर वो एक साथ जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे मान के चलिए एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम A2B फॉर्म कर रहे हैं, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी है मान के चलिए EAF एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए K1, और B2F बन रहा है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EAB और रेट कांस्टेंट है K2। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन दो तरीके की होती है हमारे पास, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन था हमारे पास? A2B जिसका रेट कांस्टेंट है मान लीजिए KF, और B2A जिसका रेट कांस्टेंट है मान लीजिए KB। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब सब जानते हैं कि हर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक बैरियर क्रॉस करना होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। अब जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है, तो मान के चलिए ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या ये अभी इफेक्टिवली कोलाइड कर पा रहा है? नहीं, तो हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी देते जाओगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा और एक पॉइंट आएगा जब ये थ्रेशोल्ड बैरियर को टच करेगा, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बाद ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये हम कर रहे हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देख पा रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी
और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई है, तभी तो एनर्जी कम हुई होगी। तो जब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना था तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की है, तो इसको कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर मुझे वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो तो मुझे इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और कितना एनर्जी चेंज हुआ है, पहले रिएक्टेंट्स के पास इतना एनर्जी था और प्रोडक्ट के पास अब इतना एनर्जी है, तो इतना एंथैल्पी चेंज हुआ है रिएक्शन का। तो इसको आप माइनस कर लें, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें डेल्टा एच क्या रहता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव रहता है। तो अगर आप यहां पे नेगेटिव डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच आर इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो माइनस को यहां दे दें, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास EAF क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और क्या है EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से आप एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सेम अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी हाई होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये वो थ्रेशोल्ड बैरियर है जो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना होता है ताकि इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएं और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएं। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट फिलहाल कम है, तो इसको एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी देते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये थ्रेशोल्ड बैरियर को टच करेगा, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। तो कितना एनर्जी एंथैल्पी चेंज कितना है, इतना एंथैल्पी चेंज हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इसको कहा जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होगा हमारे पास, ये वो एनर्जी है जो एक्सटर्नली सप्लाई गई है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर आपको इसको बैकवर्ड लेके जाना हो तो ये वो एनर्जी है जो प्रोवाइड की जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट ईदर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो आप जानते हैं ए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ई पावर माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय आर टी। यही फॉर्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी का, रेट कांस्टेंट का, K इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई बाय आर टी। सिमिलरली रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ई पावर माइनस ई ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय आर टी। तो यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी ई पावर, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय आर टी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय आर टी। तो क्या कॉमन निकल जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी। तो ऐसा करें यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बाहर हमारे पास क्या बचेगा आर टी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये अभी अभी हमने ड्राइव किया है, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी ई पावर माइनस, इसको कहा जाता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ए एफ अपॉन ए बी डॉट ई पावर माइनस डेल्टा एच आर बाय आर टी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। और यही रिएक्शन अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हो रही हो, at two different temperature T1 and T2, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 ओवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू डेल्टा एच आर बाय आर ओवर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन इज हैपनिंग एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, और इस इक्वेशन को कहा जाता है वेंट हॉफ इक्वेशन। अब जैसे न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है A2B, जिसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया गया है आपको -33 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑफ रिएक्शन, और सेकंड आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड
activation energy of backward reaction if activation energy of forward upon activation energy of backward reaction equals to 20 upon 31। ये रेशियो दिया गया आपको और कहा जा रहा है कि टेक ए कांस्टेंट फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच आर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी डॉट ई पावर माइनस डेल्टा एच आर बाय आर टी। ये फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का एक कांस्टेंट लेके चलना है। तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच आर कितना है? -33। तो -33 बाय आर टी, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ये सब ई की पावर में है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। तो आप जानते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है? -33। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड आप यहां से निकाल लें तो किसके इक्वल होएगा वो? 20/31 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास हो जाएगा 31, ऊपर आपके पास बचेगा 31 - 20 11 और -11, और यहाँ पर आएगा -33। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, 11 1 जा 3 जा, तो 31 × 3। तो यहाँ से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज 93 जूल पर मोल। तो अब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है, आप इस वैल्यू को यहाँ पर डाल दें। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी आएगा 20/31 × 93। तो ये कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 60 जूल पर मोल। तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। That's it for now. Thank you.